चलिए ध्यान दीजिए इधर। पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास था, पढ़ाई कुछ ज़्यादा नहीं हुई थी। जो भी लोग आज पहला क्लास कर रहे हैं, यानी पिछला क्लास जिनका भी छूट गया, वो सभी लोग सिर्फ दूसरे के कॉपी से सिर्फ उतार लीजिए, उतने से काम चल जाएगा। काहे कि पिछला क्लास में एक टेबल आपको बताया गया परमाणु संख्या और परमाणु भार का, और फिर आपको बताया गया आणविक द्रव्यमान के बारे में, मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। सभी परमाणु के परमाणु भार को जोड़ के निकालते हैं। इतना ही था ना। यदि आप स्टैंडर्ड 11th को पढ़ के आए हैं तो पहले से भी ये सब बात आप ऑलरेडी जानते होंगे। लेकिन जो लोग लेट से आए हैं, जो नहीं जानते हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उस क्लास के चीज़ों को जरूर लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, और एक नया कॉपी ले लीजिएगा, उसी में लिखना है। अरे बुआ, रे रे रे, बाद में मिला लेना। सुनिए, अब एक लास्ट बात यह है कि यदि किसी का क्लास छूट गया और क्लास चाहते हैं कि बिल्कुल वही क्लास हम देखें कि क्या पढ़ाई हुआ था, तो शारदा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे जाके उसका लेक्चर देख लेना। उसमें लेक्चर हम डाल दिए हैं। आज फिर रिकॉर्डिंग हो रहा है अभी, तो 2-4 दिन शुरुआत में, जो चूँकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लेट से आते रहते हैं, तो उसके लिए ये रिकॉर्डिंग होता है जनरली, तो उनको भी वीडियो मिल जाएगा। तो शुरुआती के 2-4 दिन अभी रिकॉर्डिंग चलेगा, तो आप भी चाहें तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं यदि आप उसको देखना चाहें तो। वैसे हमारे ख्याल से पूरा रिकॉर्डिंग देखने का जरूरत नहीं है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से ही संबंधित बात नहीं, लाइव नहीं चलेगा, रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो शुरू करें आज का क्लास। तो जिनका क्लास छूटा है, या तो रिकॉर्डिंग देख लीजिए यूट्यूब पर, यूट्यूब चेक करना, शारदा केमिस्ट्री बेगूसराय लिखोगे आ जाएगा। वहाँ पर देखना लेक्चर 12th लेक्चर 1 ई करके होगा, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर ये सब लिखा हुआ होगा, उस लेक्चर को देख लेना। अब वहाँ से आगे की बात आप करते हैं। पिछले क्लास में आप 30-35 कंपाउंड का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास देखे, फिर आप देखे कि किसी मॉलिक्यूल के सारे एटम को जोड़कर उसका एटॉमिक मास ज्ञात किया जाता है। आज हम थोड़ा उससे आगे बढ़ रहे हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है, हेडिंग डालेंगे वैद्युत अपघट्य। इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। नीचे वाले लाइन में लिख लो। देखो, कुछ यौगिक ऐसा होता है जो पानी में टूट जाता है धनायन में और ऋणायन में। जैसे NaCl पानी में डालोगे तो ये टूटेगा Na प्लस में और Cl माइनस में। जैसे HCl पानी में टूटेगा H प्लस में और Cl माइनस में। CaCO3 टूटता है Ca2 प्लस और CO3 2 माइनस में। तो वह सभी यौगिक जो जल में धनायन और ऋणायन में टूट जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट्य। आई बात समझ में? अब सुनो, पानी में टूटना और पानी में घुलना अलग बात है। जैसे चीनी, शुगर C12H22O11, पानी में घुलता है चीनी, लेकिन पानी में टूटता नहीं है चीनी। ग्लूकोज C6H12O6, पानी में घुल तो जाता है ग्लूकोज, लेकिन धनायन और ऋणायन में नहीं टूटता है। तो वैद्युत अपघट्य हम सिर्फ उसको कहते हैं जो धनायन और ऋणायन में टूट कर घुलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट्य। 10-12 को वैद्युत अपघट्य ऐसा है जिस पर पूरा केमिस्ट्री आप समझ लेंगे। तो उस 10-12 का हम चर्चा यहाँ पर एक एक करके डिटेल में करेंगे। फिलहाल आप हेडिंग लिख चुके हैं, लिखिए परिभाषा। लिखेंगे वह यौगिक जो जलीय विलयन में धनायन तथा ऋणायन में टूट जाते हैं, धनायन तथा
ऋण आयन में टूट जाते हैं, धनायन तथा ऋणायन में टूट जाते हैं, उसे वैद्युत अपघट्य कहा जाता है। उसे वैद्युत अपघट्य कहा जाता है। जैसे अभी आप लिखना मत, रुक जाओ। NaCl पानी में डालेंगे तो ये टूटता है Na प्लस में और Cl माइनस में। एक चीज सुनो, इसमें एक नया बात है जिसको हम लोग एन फैक्टर कहते हैं, इसको समझ लीजिए, इसका जरूरत पड़ेगा आगे। NaCl टूटा तो Na पर एक प्लस आया और Cl पर एक माइनस आया, यानी एक प्लस एक माइनस। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि NaCl का n फैक्टर एक है। n फैक्टर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। एक प्लस एक माइनस आया तो n फैक्टर कितना होगा? एक। यदि हम इसका अगला एग्जांपल लें, जैसे CaO पानी में डालोगे तो ये टूटेगा Ca प्लस प्लस में और ये टूटेगा O2 माइनस में। अब देखो, दो प्लस दो माइनस, तो n फैक्टर कितना? 2। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ये हम कैसे समझेंगे कि कब एक प्लस आएगा कब दो प्लस आएगा? तो ये सब इसकी संयोजकता पर निर्भर करता है। जैसे सोडियम की संयोजकता +1 होता है, कैल्शियम का +2 होता है, अल्युमिनियम रहता तो उसका संयोजकता +3 होता है। जैसे AlCl3 ये टूटता है Al3 प्लस में और +3Cl माइनस में। एक Cl पर एक माइनस तो 3Cl पर 3 माइनस, 3 माइनस 3 प्लस, n फैक्टर कितना? 3। तो इस तरह से हम अलग अलग यौगिक का n फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं। उसको तोड़कर यह देख लेंगे कि धनायन पर कुल धनावेश कितना है और ऋणायन पर कुल धनावेश कितना है। वही संख्या n फैक्टर कहलाता है। तो आप इसको लेके कंफ्यूज्ड मत होइए। 10 या 12 कंपाउंड हम अभी आपको लिखाएंगे, उसमें सबको सीधे याद रखिए कि ये ऐसे ऐसे टूटता है, इसका चार्ज इतना होता है। यदि आप ज़्यादा नहीं कुछ समझ पा रहे हैं तो इस 10-12 को हर हाल में रट जाइए कि ये ऐसे टूटता है, क्योंकि इसके बिना फिजिकल केमिस्ट्री पर चर्चा भी नहीं आप कर पाएंगे। जैसे NaCl, अब कोई नहीं जानेगा कि ये Na प्लस होता है, इससे कोई लिख दिया Na2 प्लस तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। Na पर 2 प्लस कभी भी होता है? ये निकालते कुछ ऐसे हैं हम लोग। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये एक ही इलेक्ट्रॉन का ना त्याग करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए 1 प्लस। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। इसका कन्फिग्रेशन होता है 2 8 8 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है अष्टक पूरा करने के लिए। इसी से ना पता चलता है वैलेंसी। तो ये सब बात आप क्लास 11th में पढ़े होंगे। खैर नहीं भी पढ़े तो जितना बात अभी कहा जा रहा है बस उस पर आप फोकस कीजिए, आपका काम चल जाएगा। इस तीनों को लिख लीजिए, तो जैसे लिख रहे हैं हम, n फैक्टर सहित लिखिएगा। ज़्यादा सटा हुआ हो जाता है तो एक एक लाइन छोड़ के लिख लीजिए, दिक्कत नहीं होगा। क्या यहाँ तक सभी लोग पहुँच गए? अब साथ साथ लिखिए। CaCO3 इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये टूटता है Ca प्लस प्लस में और CO3 2 माइनस में। इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। यदि हम बात करें HCl की तो ये टूटता है H प्लस में
और Cl माइनस में, इसका n फैक्टर हो जाएगा 1। HNO3 ये टूटता है H प्लस में और NO3 माइनस में, इसका n फैक्टर 1। NaOH का नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे टूटता है बाबू? Na प्लस में और OH माइनस में, इसका भी n फैक्टर कितना? 1। KCl टूटता है K प्लस में और Cl माइनस में, n फैक्टर 1। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड ये टूटता है Mg प्लस प्लस में और O2 माइनस में, इसका n फैक्टर 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 ये टूटता है Ca प्लस प्लस में और 2OH माइनस में, इसका n फैक्टर 2। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर मास सब लोग जोड़े थे, कितना आया था बताइए? एक बार देख के बताओ कितना आया। कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, 17। इसका होल 2 है ना, तो 17 गुना 2 यानी कितना? 34, यानी 40 और प्लस 34 कितना हो जाएगा? 74। तो इसमें आप कंफ्यूज्ड मत होइएगा, होल 2 वाला को कैसे जोड़ते हैं वो सब आपको समझना चाहिए। क्या कोई यौगिक हुआ गिनो तो? 10 गो हुआ, ठीक है। एक लिखिए KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा K प्लस में और OH माइनस में, n फैक्टर 1। एक है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ये टूटेगा Na प्लस में और NO3 माइनस में, n फैक्टर 1। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट ये कैसे टूटता है? Ag प्लस में और NO3 माइनस में, इसका भी n फैक्टर 1। और एक लास्ट कंपाउंड बता रहे हैं, इस तरह का और भी सैकड़ों कंपाउंड होता है, लेकिन जरूरत जिस जिसका पड़ता है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये लास्ट कंपाउंड है K4FeCN का होल 6। सबसे पहले इस तरह के कंपाउंड के बारे में जानिए जिसमें बड़ी ब्रैकेट हो, स्क्वायर ब्रैकेट। इस तरह के कंपाउंड को हम लोग संकुल यौगिक कहते हैं या इसी को उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं। और इसके बारे में आपको 12th के 9वां चैप्टर में पढ़ना है, तो अभी आप इसका नाम काम ज़्यादा कुछ मत जानिए, बस एक चीज़ जानिए, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, यह भी धनायन और ऋणायन में टूटता है। और यह जब भी टूटता है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का भाग नहीं टूटता है, स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर रहेगा वो टूटेगा, अंदर का चीज जैसे है वैसे ही रह जाएगा। जैसे कितना पोटेशियम है? 4, तो ये टूटेगा 4K प्लस प्लस, पूरा स्क्वायर ब्रैकेट जैसे है उतार दीजिए, यानी स्क्वायर ब्रैकेट FeCN का होल 6। ये बताओ, 1K पर 1 प्लस तो 4K पर 4 प्लस, इस पर कितना माइनस देंगे तो न्यूट्रल होगा वो टोटल 4, तो इस पर 4 माइनस पड़ेगा। अब बताओ इसका n फैक्टर कितना? 4, 4 प्लस 4 माइनस n फैक्टर 4। तो इस तरह से जो भी 12-14 कंपाउंड आपको दिया गया, इसको आप हर हाल में तोड़ना जानिए। हम कभी भी बोलें कि इसको धनायन और ऋणायन में तोड़ो तो तुमको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे टूटता है। अच्छा, इसमें H2SO4 लिखे कि नहीं? देखो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और लिख लीजिए H2SO4। बताओ कैसे टूटेगा ये? हाँ जी, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, इसका n फैक्टर होगा
2। आप सबको पहले से पता होगा, वह हर चीज जो टूटकर H+ दे उसको हम लोग अम्ल कहते हैं, और वह हर चीज जो टूटकर OH- दे उसको हम लोग क्षार कहते हैं। क्या सभी का लिखा हुआ हो गया यहां तक? चलिए अब आगे का टॉपिक देखिए। आगे का जो टॉपिक है, कल आप पढ़े थे, याद कीजिए, आणविक द्रव्यमान या आणविक भार, यही ना पढ़े थे। इसी तरह का एक और चीज आपको पढ़ना है जिसका नाम है समतुल्य भार। क्या बोलते हैं? समतुल्य भार, या समतुल्य को ना तुल्यांकी भी कहा जाता है। समतुल्य भार या इसी को क्या बोलते हैं? तुल्यांकी भार। ये दोनों एक ही बात है। इंग्लिश में इसको इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। और इसको सूचित किया जाता है EQ.WT से, या इसको कैपिटल ई से भी सूचित किया जाता है। समतुल्य भार या तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, दोनों तरह से सूचित करेंगे, कैपिटल ई से भी। आपको एक लाइन में नहीं आता है तो एक लाइन में लिख लीजिए समतुल्य भार या तुल्यांकी भार, नीचे वाले लाइन में लिख लीजिए इक्विवेलेंट वेट, ब्रैकेट में ये सिंबल दे दीजिए। कॉपी सभी लोग नया ले लिए हैं ना? एक ही कॉपी बनाइए, घर पर जाकर बस काम कर लीजिए जितना काम आपको दिया जाता है। हर दिन छोटा मोटा काम ही मिलेगा। केमिस्ट्री में सब काम टीचरे को करना पड़ता है। बताना शुरू करें? इधर देखिए, सोडियम का 1 मोल क्लोरीन के 1 मोल के साथ मिलेगा तो NaCl का निर्माण होगा। इसका 1 मोल लोगे ना तो ये होगा 23 ग्राम, और इसका 1 मोल लोगे तो ये होगा 35.5 ग्राम। इसका मतलब ये है कि सोडियम का 23 ग्राम जितना काम कर रहा है, उतना ही काम को करने के लिए क्लोरीन का कितना ग्राम चाहिए? 35.5। तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि 23 ग्राम 35.5 ग्राम के बराबर है, क्योंकि 23 ग्राम तो 23 ग्राम के बराबर होगा ना। लेकिन जितना काम सोडियम का इतना ग्राम करता है, उतने काम क्लोरीन का इतना ग्राम करता है। इसका मतलब है कि ये आपस में समतुल्य है, ये आपस में तुल्यांकी है, तुलनात्मक दृष्टि से बराबर है। तो हम कहेंगे कि सोडियम का 23 ग्राम समतुल्य है 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ। इसी को हम समतुल्य भार कहते हैं। लेकिन जो बात अभी हम बोले, यदि आप उसको आप नहीं समझ पाए तो मत समझिए, इसकी जरूरत अब आपको है ही नहीं। इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि आप समतुल्य भार समझे या नहीं समझे। जरूरत इस बात की है कि आपको समतुल्य भार निकालने के लिए आना चाहिए। जैसे किसी चीज का, जैसे हम आपसे पूछें कि NaCl का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो आप सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5 ग्राम, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 58.5 आ जाएगा। तो उसी तरह से आपको NaCl का इक्विवेलेंट वेट निकालने बस आना चाहिए, इसकी जरूरत है 12th में। तो हम डायरेक्ट उसी पर काम करते हैं, क्योंकि जो बात अभी हम समझा रहे थे उसको यदि डिटेल में समझाने लगे तो 2-4 को क्लास लगेगा समझाने में, जिसका जरूरत है नहीं। तो बिना मतलब की चीज़ों पर ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना है। 11th में ऐसे इस चीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में बातें हुई हैं ऑलरेडी। तो जो ज़रूरत का चीज़ है उसको देखते हैं। देखो, फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट बटा n फैक्टर। देखो, कुछ लोगों को पता भी है क्योंकि वो लोग पढ़े हुए हैं। बस यही फॉर्मूला होता है, और इसी फॉर्मूला पर तुम्हारा काम चल जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, हम जैसे लिखें सबसे पहले इसको पढ़ना सीखो। इसको हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl, या हिंदी में पढ़ेंगे NaCl का समतुल्य भार या NaCl का तुल्यांकी भार।
फॉर्मूला क्या होता है तुल्यांकी भार का? मॉलिक्यूलर वेट। तो यदि तुमको इसका तुल्यांकी भार निकालना है तो इसी का ना मॉलिक्यूलर वेट लोगे। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट जोड़ लो, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, कितना हो जाएगा? 58.5। अब बटा NaCl का एन फैक्टर, एन फैक्टर किसका? NaCl का, जिसका इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं उसी का एन फैक्टर। NaCl कैसे टूटता है? Na प्लस में Cl माइनस में, 1 प्लस 1 माइनस, एन फैक्टर कितना? 1। तो ऐसी स्थिति में हम इसको लिख दें 58.5। अच्छा, इसी में अगला एग्जाम्पल, वो जो 10-12 को कंपाउंड भी लगातार सीक्वेंस में तुम लिखे हो, उसका दूसरा कंपाउंड क्या है बताओ? तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaO बराबर, बताइए, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, 40 16 56, ये हो जाएगा 56 बटा एन फैक्टर देखो कितना है, चेक करके बताओ कितना है? 2। तो ये कट जाएगा 28 बार में, कितना आ जाएगा आंसर? 28। तो हम ये समझें कि आप इस सभी इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट वेट खुद से निकाल सकते हैं। ये खुद से इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि सबका एन फैक्टर बगल में लिख ही दिए हो तुम, और मॉलिक्यूलर वेट जोड़ने वाली जहां तक बात है, तो जोड़ने के लिए तो कल सिखाए हैं कैसे कैसे जोड़ा जाता है। तो उम्मीद करें कि आप इस काम को घर से करके लाइएगा। इसको उतार लीजिए। तो एक एक लाइन छोड़ के इसको लिखना, एक लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना, फिर लिखना, फिर एक लाइन छोड़ना, फिर लिखना। इसको क्या पढ़ा जाएगा? इसको इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl, NaCl का समतुल्य भार। इसको क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का समतुल्य भार। इसी तरह से सबका समतुल्य भार निकलेगा। वो विंडो सब ओपन कर दो। तो वो सब विंडो ओपन कर दो। तो पीछे वाला मत करना, ये सब कर दो। तो सीधा कर दो ना, सीधा कर दो, खड़ा होकर कर लीजिए। हाँ ऐसे ही दोनों तरफ से बस हटा दीजिए। हवा आ रही है क्या रे? ठंडा लग रहा है क्या तुम लोग को? अच्छा छोड़ दो छोड़ दो, कहीं ठंडी उंडी मार दिया घुलट जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब सुनिए, पहले आप उस सभी यौगिक को गिनिए तो क्या गो लिखाए हैं? क्या गो? 15 गो है। अच्छा ई 14 गो है। अच्छा ठीक है, चलो 14 15 जो भी है, ये कितना, ये एगो क्या गो लाइन में हुआ? 2 गो में कि एगो में? एगो में, 2 गो में हुआ होगा। तो टोटल 15 गो है, तो 15 दूना 30 गो लाइन में ये आएगा। 2 गो तुम ऑलरेडी लिख चुके हो, तो 4 लाइन घटा दो, कितना बचा? 26। 26 लाइन छोड़िए। तो काहे कि इसको आप घर पर कीजिएगा ना, लिखिए, जगह छोड़िए, पूरा पेज ही नहीं छोड़ दीजिए। हाँ छोड़ दो, पूरा पेज ही छोड़ दो। नहीं तो देख लो ना कि कितना में एडजस्ट हो जाएगा, उतना जगह छोड़ दो। और सुनो, जगह जो छोड़ेंगे आप वो फेयर कॉपी में छोड़ेंगे, रफ में नहीं। और इसको आपको कल करके लाना है। क्या कर लेंगे सभी लोग? कितने लोग से हो जाएगा काम? हाथ खड़ा करो तो। अच्छा सबसे हो जाएगा। कल कॉपी देख के हड्डी तोड़ेंगे यदि कॉपी पूरा नहीं मिला तब। चलो सुनो, अरे क्या हुआ? टिफिन हुआ है क्या? सुनो इधर, अरे किसी भी यौगिक का अब आप 2 चीज निकालना सीख गए, एक मॉलिक्यूलर वेट और दूसरा इक्विवेलेंट वेट। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? आइए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है केमिस्ट्री का, अब हम उस पर काम करते हैं। अब आगे का हमारा टॉपिक होगा द्रव्यमान का मात्रक। जैसे तुम एक काम करो, तो इसमें 2 को निकालो, तभी इसका जरूरत पड़ेगा आगे, इसीलिए हम ये लिख रहे हैं।
क्या निकल गया? कितना आया बताओ? इसका जोड़ोगे ना तो आएगा 100, n फैक्टर 2 50। इसका जोड़ोगे तो आएगा 98/2 49। तो इसी तरह से सारा काम कर लेंगे। चलिए, जितना जगह छोड़े थे अब उससे आगे बढ़िए। अब पहले कुछ एक जनरल खिस्सा समझिए केमिस्ट्री का, ताकि आपको समझ में आए कि आगे का टॉपिक क्या है। यदि आप किसी दुकान में जाते हैं और दुकान वाले को कहते हैं कि एक चीनी दीजिए, क्या कहते हैं? एक चीनी दीजिए। तो ऐसी स्थिति में पूछेगा क्या? फिर आप कहिएगा, रिपीट कर दीजिएगा कि एक चीनी दीजिए, तो फिर तनी सटेगा तुम्हारे अंदर। और उसके बाद यदि तुमसे पूछा कि क्या, और कह दिया कि एक चीनी दीजिए, एक थाप कस के खींच देगा। अब बताइए क्यों थाप लग गया आपको इसी स्थिति में? क्योंकि आप 1 केजी चीनी दीजिए ये बोले, लेकिन मात्रक नहीं बोले। तो साइंस में मात्रक का बड़ा उपयोग है। यदि आप मात्रक को नहीं समझेंगे तो साइंस ही समझ में नहीं आएगी, आपको अपना आम जीवन जीने में, डेली लाइफ जीने में परेशानी हो जाएगा। रे बुआ, क्या कर रहे हो? क्लास में बैठे हुए हम बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, तो सुनेगा कौन? बाकी सब नहीं। बोलने का ज़्यादा शौक है तो आइए मंच पे, जिसको खिस्सा कर दे सुनेंगे, बुला लेंगे इधर। आप लगातार बोलते रहेंगे तो हम बोलेंगे कैसे? हम डिस्टर्ब होते रहेंगे तो कैसे हम समझा पाएंगे आपको? सुनिए, ऐसी स्थिति में अब मान लीजिए कि आप दुकान गए और उसको आपको आप उनको कहा कि आपने उनको कहा कि आप 1 केजी चीनी हमको दीजिए, तो आराम से तोल के दे देगा। तो मात्रक का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो 1 केजी या 1 टन या 1 मन कुछ तो मांगेंगे आप, वो आपको मिल जाएगा। तो ये जो केजी है, किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया, टन, मन, क्विंटल, ये सब मात्रक है द्रव्यमान का। अब जानिए, द्रव्यमान का 2 तरह का मात्रक होता है। एक मात्रक होता है भौतिक मात्रक और एक होता है रासायनिक मात्रक। भौतिक मात्रक का उपयोग हम लोग सिर्फ फिजिक्स में करते हैं, नहीं तो डेली लाइफ में करते हैं। फिजिक्स में यूज में आने वाला सभी मात्रक भौतिक मात्रक है, और केमिस्ट्री में द्रव्यमान का जिस मात्रक का यूज होता है वो रासायनिक मात्रक होता है। अब यदि मान लीजिए दुकान पर जाइए और आप कहिए कि हमको 1 मोल चीनी दीजिए, तो पूछेगा क्या? 1 मोल चीनी? तो तुम गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन वो तुम्हारी बात को नहीं समझ रहा है, क्योंकि 1 मोल चीनी ये आम बोलचाल की भाषा नहीं है, ये हमारे डेली लाइफ की बात नहीं है। ये बात किसकी है? केमिस्ट्री की बात है। तो द्रव्यमान का कितना तरह का मात्रक? 2 तरह का, एक भौतिक मात्रक, दूसरा रासायनिक मात्रक। कोई आपसे पूछे कि भौतिक मात्रक से आप क्या समझते हैं, तो हम कहेंगे वह मात्रक जिसका उपयोग भौतिकी में होता है या फिर हमारे डेली लाइफ में होता है, उसी को हम लोग भौतिक मात्रक कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध दीजिए, लीटर भौतिक मात्रक है। 1 केजी चीनी दीजिए, केजी भौतिक मात्रक है। 1 मीटर तार दीजिए, मीटर भौतिक मात्रक है। अलग अलग चीज़ का ये सब मात्रक है। लीटर आयतन का मात्रक है, मीटर लेंथ का, लंबाई का मात्रक है, केजी द्रव्यमान का मात्रक है। और रासायनिक मात्रक पूछे कि क्या है, तो रासायनिक मात्रक वह मात्रक है जिसका उपयोग रासायन शास्त्र में होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक मात्रक। तो यहां बोर्ड पर ध्यान दीजिए, द्रव्यमान का मात्रक कितने तरह का हुआ? भौतिक मात्रक और दूसरा रासायनिक मात्रक। भौतिक मात्रक के अंतर्गत जनरली हम 2 चीज का प्रयोग पढ़ाई में करते हैं, 1 किलोग्राम का और दूसरा ग्राम का। और आप सभी जानते हैं 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। तो इस तरह से आप ग्राम को केजी में आराम से बदल सकते हैं। जैसे 5 केजी गेहूं कितना होगा, कितना ग्राम? 5000 ग्राम होगा। 10,000 ग्राम गेहूं कितना होगा? 5 केजी। 10,000 ग्राम, सॉरी 10 केजी। तो इस तरह से आप आसानी से एक दूसरे में बदल सकते हैं। तो भौतिक मात्रक के अंतर्गत केजी और ग्राम आता है, जबकि रासायनिक मात्रक के अंतर्गत एक आता है मोल और एक आता है ग्राम तुल्यांक, जिसको इंग्लिश में ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं और शॉर्टकट में GM डॉट EQ डॉट बोलते हैं। ठीक है, जैसे किलोग्राम तो शॉर्टकट है ना, किलोग्राम तो पूरा किलोग्राम लिखाएगा ना, केजी तो शॉर्टकट है। ग्राम स्मॉल g से सूचित होता है। मोल को मोल ही कहते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट को ये बोलते हैं। तो कुल मिला के कितना यूनिट आपको दिख रहा है अभी? 4।
यदि आप केमिस्ट्री ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो आपको पारंगत होना पड़ेगा इस बात के लिए कि आप इस चारों मात्रक में किसी को किसी में भी बदल सकें। मतलब आपको किलोग्राम को ग्राम में बदलने आना चाहिए, ग्राम को मोल में, ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में, किलोग्राम को मोल में, किलोग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में, ये सब कन्वर्जन आपको आना चाहिए, तभी आप केमिस्ट्री की शुरुआत कर सकते हैं। इसीलिए हम अभी चैप्टर शुरू नहीं किए हैं, उससे पहले कि वो शुरू हो ये जानना बहुत ज़रूरी है। लिखिए इसको, जैसे लिखा हुआ वैसे लिखिए। तो केजी और ग्राम में किसी को समस्या नहीं होगी, आपको बस सीखना ये है कि ग्राम को हम मोल में कैसे बदलेंगे और ग्राम को हम ग्राम तुल्यांक में कैसे बदलेंगे, और इसको बदलने का काम मात्र 5 मिनट का है, ये तुरंत हो जाएगा। बेसिक में अब मात्र दो ही बात बचा हुआ है, ग्राम को मोल में बदलने के लिए सीख जाइए और ग्राम को ग्राम तुल्यांक में बदलने के लिए सीख जाइए। इसके बाद 11th वाला जो बात अभी चल रहा था ये खत्म हो जाएगा और फिर मैथमेटिक्स से स्टार्ट हो जाएगी केमिस्ट्री की, और यहाँ से हर एक बात आपको नया लगेगा जो यहाँ 11th पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं सब के लिए, क्योंकि तब हम शुरू करेंगे लॉग और एप्लीकेशन उसका, तो उसको डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी आप एक चीज़ सुनिए ध्यान से सभी लोग, कल से आपको एक असाइनमेंट की जरूरत पड़े, कल से नहीं परसों से एक असाइनमेंट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर बैठे हुए कितने लोग हैं जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए हुए हैं, हाथ खड़ा कीजिए। तो चलिए बहुत सारे लोग हैं। अब उन लोगों को मैं कह रहा हूँ जो नए लोग हैं, जिनको नहीं जानकारी थे, जो अभी तक नहीं जानते थे इसके बारे में, आप सभी आदमी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम यदि आप यूज़ करते होंगे तो उसमें सर्च कीजिएगा शारदा केमिस्ट्री, सारा का सारा लेटर कैपिटल लिखोगे तो उसमें डीपी आ जाएगा, हमारा ही लगा हुआ है, लोगों का लगा हुआ है, या जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं वो दूसरे का हेल्प कर देंगे, और फिर भी नहीं हो तो ऑफिस में आके मोबाइल से करवा लीजिएगा, हम कर देंगे या स्टाफ है वो कर देगा। उसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करना क्यों जरूरी है ये समझिए, ऐसा नहीं है कि उससे हमको फ़ायदा हो रहा है, वो आपके फ़ायदे के लिए है। काहे कि जो असाइनमेंट हम आपको देंगे उसका टेलीग्राम पर पीडीएफ जा चुका है, जो ज्वाइन किए हुए हैं वो देखे होंगे। उस पीडीएफ के बिना आप काम कर ही नहीं सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन मान लीजिए कि पीडीएफ अब जो कहेंगे कि जो लोग मोबाइल यूज ही नहीं करते हैं वो क्या करें, उनके लिए भी ऑप्शन है और सब के लिए ऑप्शन है। आप चाहें तो इसका हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं ऑफिस से, मतलब जीरोक्स करके। ये आपके पास इसका दो ऑप्शन है, या तो आप उस पीडीएफ को बाहर से कहीं प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, मात्र 6 पेज का है, या फिर इस 6 पेज का आपको असाइनमेंट ऑफिस से मिल जाएगा। कोई भी एडिशनल एक्स्ट्रा असाइनमेंट आपको मिलेगा तो उसके लिए आपको रुपया देना पड़ेगा। और अभी ही बता देते हैं, चूंकि शुरुआत है, सारी बात समझ लोगे तो बाद में ये नहीं कहोगे कि आप बोले नहीं थे। पर पेज का 1 रुपया के हिसाब से आपको लिया जाएगा, रुपया बस उतना ही लिया जाएगा जितना उसमें खर्च आता है, क्योंकि ये सब काम अभी तो स्टाफ एक छुट्टी पर है, उसी के अंदर है, और इसका नुकसान नफ़ा सब वही उसी को सहना पड़ता है। पेज खरीदेगा, प्रिंट करेगा, या कार्टिज खरीदेगा, रिफ़िल करेगा, वो सब वही देखता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है।
नुकसान होगा तो वो अपने घर से रुपया देगा। तो व्यवस्था थोड़ा ढंग से चलाना पड़ता है, यदि मैनेजमेंट सही नहीं हो तो व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। तो इसीलिए वो आपको देना पड़ेगा। जैसे 6 पेज का है तो 5-5 रुपये आप दे दीजिएगा। और यदि आपको लगता होगा कि 5 रुपया ज़्यादा भारी है, हम बाहर से ही करवा लेंगे, तो एक बार बाहर से करवा के भी देख लीजिए, हमारे ख्याल से समझ में आपको आ जाएगा। प्रिंट करवाओगे जहाँ 3 रुपया 4 रुपये पर पेज लिया, बस मिजाज थोड़ा हरियर कर देगा। तो तुम इस बात के लिए निश्चिंत रहो कि ये जो असाइनमेंट वाला काम है ये हम अपने कमाने के लिए नहीं किए हुए हैं। माथा में नेगेटिव चीज़ हमेशा मत भरिएगा आप लोग। ये सिर्फ इसलिए है ताकि वो चीज़ रहेगा नहीं तो आप काम नहीं कर पाएंगे, और पढ़ ही नहीं पाएंगे, सीख ही नहीं पाएंगे, तो फिर हमारे पढ़ाने का क्या मतलब है। तो हमारे ख्याल से 4-5-10 रुपया ये सब बहुत आपके लिए, पढ़ते हैं तो मायने नहीं रखता होगा। यदि मायने रखता है तो पढ़ाई छोड़ दीजिए, कुछ नहीं लगेगा, न फीस लगेगी न असाइनमेंट लगेगा, असाइनमेंट के लिए फीस लगेगा। जिसको पीडीएफ से काम चलाना हो मोबाइल पीडीएफ से काम चला सकते हैं। जिनको हार्ड कॉपी लेना हो हार्ड कॉपी ले सकते हैं। ये सिर्फ अगला 3 दिन नहीं बल्कि अगला 5 महीना तक काम देगा जो असाइनमेंट आपको कल मिलेगा। कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। समझ गए आप सभी लोग? कल इसके रिगार्डिंग एक बार फिर नोटिस आपको दे दी जाएगी। तो बाकी का काम हम देखते हैं आगे। अब आगे सुनिए। चलिए हीटिंग डालिए। तो हाउ टू कन्वर्ट ग्राम इंटू मोल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ग्राम को मोल में आप कैसे बदलेंगे? एकदम सिंपल सा बात है ये एक फॉर्मूला पर बैठता है। मोल बराबर होता है वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। खाली ये ध्यान रखना तुम कि ये वेट होना चाहिए किसमें? ग्राम में। जैसे एक एग्जांपल कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे आपसे मैं यदि पूछूं कि 50 ग्राम CaCO3 कितना मोल होगा, ये क्वेश्चन है। तो आपसे मोल ही ना पूछा गया है। मोल का फॉर्मूला होता है वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। CaCO3 का कितना वेट दिया गया? 50। तो ऊपर पर लिखेंगे 50 और नीचे में मॉलिक्यूलर वेट। किसका मॉलिक्यूलर वेट? जिसका भार दिया गया है CaCO3 का। CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल के आए होंगे 100 आया होगा, नहीं तो जोड़ के चेक कर लीजिए। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 40 12 52 और 16 3 48, 48 52 100, तो ये हो जाएगा 100। इसको जब आप भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.5, 1/2 आएगा यानी 0.5। तो बताइए ये बहुत टफ काम है? इजी काम है। किसी भी पदार्थ का ग्राम यदि दिया हुआ है तो उस जितना ग्राम दिया हुआ है वो ऊपर लिख दो, अब भाग दे दो उसके मॉलिक्यूलर वेट से। खाली ध्यान रहे कि ये वेट होना किस चीज में चाहिए? ग्राम में। अब जैसे मान लो कि कहीं क्वेश्चन दे दिया कि 1 kg वाटर कितना मोल होगा। पहले तुम ये बताओ कि कितना लोग इसका जवाब दे सकते हो? हाथ खड़ा करो। तो चलिए कम लोग का हाथ खड़ा हुआ है। सुनिए, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। सबसे पहले केजी को किस में बदल देंगे? 1 kg कितना ग्राम? 1000 ग्राम। इसका मतलब वेट जो है वो ग्राम में पता चल गया कितना? 1000। अब मॉलिक्यूलर वेट, किसका मॉलिक्यूलर वेट? जल का। तो जल का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। जल होता है H2O। एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2, 2 + 16, ऑक्सीजन का 16, 16 2 18 बटा कितना कर देंगे? 18। ये जब आप भाग देंगे ना तो ये आपको आएगा 55.5। तो इसका आंसर हो जाएगा 55.5 मोल। तो क्या उम्मीद करें कि आप अब किसी भी पदार्थ के ग्राम को या किलोग्राम को मोल में बदल सकते हैं? अब बताइए कि मोल में जब बदलिएगा तो आपको मॉलिक्यूलर मास का जरूरत पड़ेगा, और मॉलिक्यूलर मास तब निकलेगा जब आपको एटॉमिक मास याद हो। तब आप समझ रहे हैं कि शुरुआत से बिल्कुल सीक्वेंस में बातें चल रही हैं। एक चीज वहां नहीं आया तो यहां गड़बड़ाइएगा, और जहां गड़बड़ा गई वहीं केमिस्ट्री खत्म। इसीलिए चीजों को सीक्वेंस वे में, रेगुलर वे में पढ़ना होता है। अच्छा, इतना ही नहीं, अब इस पर हम एक क्वेश्चन थोड़ा उलट के दे देते हैं। अभी आप ग्राम को किलोग्राम को किस में बदल रहे थे? मोल में। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आपको हम दे दें कि 10 मोल HNO3 बराबर कितना ग्राम होगा। इस बार किस चीज को किस में बदलना है?
मोल को ग्राम में। इससे पहले क्या किए थे आप? ग्राम को मोल में बदले थे। तो इसी फॉर्मूला का फिर से यूज करेंगे आप। कितना मोल HNO3 दिया हुआ है? 10 मोल। तो मोल के स्थान पर कितना रखेंगे? 10। मोल के स्थान पर 10। वेट पता करना है ना आपको, तो यहां पर वेट पता करना है। मॉलिक्यूलर वेट किसका? मॉलिक्यूलर वेट HNO3 का। आप जोड़ के देखिए 63 आएगा। तो बटा कितना हो जाएगा? 63। बताओ 63 गुना 10, यही ना वेट होगा। तो 630 ग्राम नहीं हो जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 10 गुना 63 बराबर कितना? 630 ग्राम। आई बात समझ में? तो इसी पर हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आज टाइम नहीं है, इसीलिए बस इस 3 एग्जाम्पल को कर लीजिए। और जो काम आपको घर से करने के लिए दिया गया है, कुछ दिया गया था ना घर से करने के लिए, उसको आप करके आइए। फिर कल लास्ट क्लास होगा बेसिक का, फिर परसों से मैथमेटिकल टूल से स्टार्ट हो जाएगा। जानते हो चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेसिक। क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? किसी चैप्टर का एक क्लास छूटा तो एक चैप्टर खराब होगा, और केमिस्ट्री का बेसिक छूट गया तो पूरा केमिस्ट्री खराब हो जाएगा। इसीलिए क्लास को थोड़ा इंपॉर्टेंस देकर समझिए और जितना काम दिया गया उसको करके आइए। आइए कल।